श्रीमान अरुण सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और यह 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार बजट पेश किया है, ये इतिहास है। और अभी तमिलनाडु से आते देश के वित्त मंत्री हैं और यह सब देशवासियों को यह बजट पेश करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय सभापति जी, जब बजट का साइज देखें तो बजट के साइज को देखेंगे तो कुल मिलाकर के यह 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तो एक एक हेड ऑफ अकाउंट की जो चर्चा कर रहे थे, इनके समय में अगर पूरा बजट का साइज देखें तो 16.65, मतलब पहले से लगभग 3 गुना बजट का साइज हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है कि 53.5 लाख करोड़ रुपए का। और क्योंकि यह इस बात को, इस बजट को हम देखेंगे तो यह लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना, जो हमारी आर्थिक प्रगति है उसको और तेज गति से किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना, और सबके साथ सबका विकास, इसके मूल मंत्र को भी संकल्प के साथ सिद्धि करने का इस बजट में दिखता है। सर, अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो हम सबको ये देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के 12.5 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.20 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनके समय 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए होता था। 17.72 लाख करोड़ रुपए यह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है। 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देने जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो हमने नेक्स्ट जेन जीएसटी को देखा कि यह जब लागू हुआ और उसके माध्यम से देशवासियों ने बचत उत्सव के रूप में मनाया, 1 लाख करोड़ रुपए देशवासियों को इस जीएसटी को लागू करने से, दर कम करने से उनको लाभ हुआ। तो एक तरफ तो खर्चे बढ़ाना, दूसरी तरफ जीएसटी के माध्यम से लोगों को लाभ देना, उसके बावजूद भी अगर फिजिकल डेफिसिट 4.3% अगर अगले साल का लक्ष्य रखा है तो मैं हृदय से माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं किया। सर, 2013-14 में हम सबको ध्यान ही है कि जब कांग्रेस का समय था, इनकी सरकार थी, तो पॉलिसी पैरालिसिस था, निराशा का वातावरण था, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी में हम थे। उस समय भी फिजिकल डेफिसिट 4.5% था सर, लेकिन 4.5% में फिजिकल डेफिसिट वो सही नहीं था। अगर रियल फिजिकल डेफिसिट उस समय भी निकालते तो बहुत सारे अंडर प्रोविजनिंग थे, फर्टिलाइजर है, फ्यूल सब्सिडी है, ऑयल बॉन्ड से, अगर हम जोड़ देते तो यह 7% से ऊपर फिजिकल डेफिसिट उनके समय जाता। तो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, अपने को देखना चाहिए सर। आज रेवेन्यू डेफिसिट की जो बात करते सर, जब यूपीए के समय था तो 3.2% वो रेवेन्यू डेफिसिट था। सर, 2016-17 में चिदम्बरम जी बोले थे यहीं पे कि हमको कोशिश करना चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को 0% ले आने की कोशिश करना चाहिए, और जो इनके समय 1.8% था। लेकिन आज वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जो अगले साल होगा उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.03% में लगभग 0% होने वाला है। यह बजट उठा के देखेंगे तो हम सबको देखने को मिलेगा सर। सर, जब कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते सर, तो कुल मिलाकर के जब 12.2 लाख करोड़ रुपए अगर हम देखेंगे तो पूरे बजट का 22.8% यह पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, जो कि लगातार हर बजट से अगर तुलना करें तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और यह बताने की आवश्यकता जरूर है कि यूपीए के समय में कैपेक्स एक्सपेंडिचर का 13-14 का देखें तो 15%। अरे भाई, आपके समय 15% होता था, हमारे समय में 22.8%। इतनी बड़ी वृद्धि हुई तो आप कैसे इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं सर? डेट टू जीडीपी अगर हम देखें सर, तो डेट टू जीडीपी में जहां अमेरिका का 125% है सर, यूके का 101% है, चाइना का 96% है, फ्रांस का 113% डेट टू जीडीपी है, जापान का 230% डेट टू जीडीपी रेशियो है, और जहां तक भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत की डेट टू जीडीपी 55% है, 55.6%,
जिसको 50% तक 2030 तक ले जाया जाएगा। यह होता है वित्तीय अनुशासन और किस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो यह इस प्रकार के जो अनेकों जो प्रयास किए गए कि सस्ते लोन को मोबिलाइज किया जाए, उसी का यह नतीजा है कि इस प्रकार से हमको डेट टू जीडीपी देखने को कम मिल रहा है। सर टैक्स टू जीडीपी सर यह जो है अभी 11.2%, पहले 10.09% होता था। इसका कारण यह है कि जो आयकर जो हमारे टैक्स पेई हैं, आम नागरिक है, उस पर सरकार का धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है, बहुत अधिक मोदी जी सरकार पे भरोसा बढ़ रहा है। उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूं सर। जब 2014-15 में 4.07 मतलब 4 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी 2014-15 में, 4 करोड़ से बढ़कर के पिछले साल देखे तो 9.2 करोड़, दो गुना से अधिक इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल हो रही है। यह विश्वास बढ़ा है सर। उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट अगर हम देखें सर, तो डीमैट अकाउंट में भी जो पहले जो 2.5 करोड़ थे, अब 12 करोड़ अकाउंट अधिक खुले हैं, 12 करोड़ अकाउंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग टैक्स दे रहे हैं, और इसलिए टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारे रिफॉर्म्स के माध्यम से उनको सहूलियत दी गई है। सर करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो यूपीए की सरकार थी तो लगभग 4.8 तक पहुंच गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र पे हम लोग चल रहे हैं। और उसके कारण सर जो आज भारत रक्षा क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है। मोबाइल का एक्सपोर्ट 2.9 लाख करोड़ रुपए जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट नहीं करते बल्कि 2.9 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से क्रांति आई है सर। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2013-14 से 8 गुना अधिक एक्सपोर्ट करके 3.3 लाख करोड़ रुपए, इसी प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है सर। और सीधा सीधा अगर आंकड़ों में देखें तो जो इनके समय लगभग 4.8% पर थोड़ा कम हो गया होगा, आज हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है या 1% से भी कम 0.6% है, 0.6% है। वह दिन दूर नहीं, हम जो यह करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं रहेंगे, हम करंट अकाउंट बहुत बड़े सरप्लस पे जाएंगे 2-3 सालों के अंदर, जो प्रयास हो रहा है सर। आज फॉरेक्स रिजर्व $409 बिलियन है, जो इनके समय $300 बिलियन होता था। मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा सर, पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर है। सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेकर के सभी विश्व की जो संगठन है, वो भारत की नीतियाँ, भारत के जो योजनाएं हैं, भारत की कार्य प्रणाली है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वह देख रहे हैं कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल हब बनता जा रहा है। उसी का नतीजा देखेंगे तो एक साल के अंदर यह रिकॉर्ड है कि भारत ने जो एग्रीमेंट किया, 6 एग्रीमेंट किए थे। इंडिया ओमान CEPA एग्रीमेंट हुआ, उसके साथ इंडिया न्यूजीलैंड FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडिया UK CETA एग्रीमेंट हुआ, इंडिया EU अभी जो लेटेस्ट हुआ FTA एग्रीमेंट हुआ, और सबसे बड़ा इंडिया US ट्रेड डील हुआ। ये भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य, भारत की शक्ति को दर्शाता है कि भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है। प्लीज सर आज इन्फ्लेशन, उधर वाले बैठे हैं, जरा मैं बताता हूं, उधर वाले बैठे हैं, जरा आपको लोगों की बारे में जरा थोड़ी भी समझ हो तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो MSME छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको कितना बड़ा लाभ होने वाला है, कितना वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। यह सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है सर। अगर इन्फ्लेशन देखे सर, तो इन्फ्लेशन भी सर हम सबको मालूम है, इसी सदन में खड़े होकर के कांग्रेस के वित्त मंत्री कई बार बोलते थे कि वी आर ट्राइंग टू कर्टेल द इन्फ्लेशन रेट, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार बोलते उतनी बार इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता। इनके समय जो महंगाई दर जो था इन्फ्लेशन, वह 9.49% था, अब जाकर के 2% से भी कम महंगाई रेट है। यह प्रधानमंत्री जी की नीतियां, प्रधानमंत्री जी को उपलब्धि है सर। जब हम
रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, चूंकि आपने कहा कि सभी मंत्रालयों से जुड़ा हुआ ये बजट होता, तो सभी मंत्रालय, हम कुछ मंत्रालयों की चर्चा कर देते हैं सर। जो रोड ट्रांसपोर्ट है सर, इसमें कल्पना करिए, इनके समय 31,302 करोड़ रुपए, अब जाकर के 3,09,873 में 10 गुना रोड ट्रांसपोर्ट में यह मोदी सरकार एलोकेट कर रही है। यह उपलब्धि है। और इसी के कारण, अरे दिग्विजय जी, इसी के कारण आप एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, इसी के कारण वंदे भारत ट्रेन पे चलते हैं, इसी के कारण नए नए एयरपोर्ट बने हैं, इतना पैसा एलोकेट हो रहा, तो आप लोग ही आनंद ले रहे हो सबसे जी, और आप लोग तारीफ नहीं करो, बड़ी बात तो है सर। अब हमारे शहरी जो आवासीय एवं शहरी मंत्रालय सर, इसको भारी भरकम बजट दिया गया है, 85,522 करोड़, इनके समय 1,486 करोड़ रुपए होता था। इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे हर गरीब के पास मकान होना चाहिए, 4 करोड़ मकान बन गए, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब देश का ऐसा न बचे जिसके पास उसका आशियाना न हो, उसका घर न हो। इस बात को यह प्रतीत होता है कि 85,000 करोड़ का बजट इसलिए अलॉट किया गया है कि सभी गरीबों के पास मकान रहे। एक गरीबों को आश्वस्त करने के लिए इतनी बड़ी बजट इसमें रखी गई सर। रेलवे के संबंध में सर, रेलवे तो सर एक तरीके से कहिए तो रेलवे के जो नई नई ट्रेनें चल रही सर, और जिस प्रकार से पटरियों में उनका नई पटरियां भी बन रही, चौड़ीकरण भी हो रहा सर। और रेल के क्षेत्र में सर, कल्पना करिए सर, आपके समय, यूपीए के समय 2013-14 से सर केवल 26,000 करोड़ रुपए में क्या करेंगे। हमारे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जो एलोकेशन हुआ 2,81,377 करोड़, मतलब 11 गुना वृद्धि। कोई कल्पना कर सकता है कि इन 10-11 सालों में रेलवे का बजट इस प्रकार से 11 गुना बढ़ा है सर। क्योंकि हम कहते हैं कि जब रेलवे तेज चलता है तो देश की प्रगति भी तेज हो जाती है। अधिकांश लोग रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं सर। इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल का चलाने की, उनका विकास करने का घोषणा हुई है। यह आर्थिक प्रगति में एक तरीके से 4 चांद लगाने का काम करेगा सर। डिफेंस के क्षेत्र में सर, हमने सब देखा, सब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे ही देश में बने हुए हथियार, हमारे ही देश में बने हुए मिसाइल किस प्रकार से जाकर के पाकिस्तानी में तबाही मचाने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। और रक्षा क्षेत्र में बजट है सर, पहले 2,53,000 करोड़ रुपए इनके समय में होता था, अब 7,84,000 करोड़ रुपए। और पिछले बजट से इस बजट में देखेंगे तो भी 15% की लगभग बढ़ोतरी की गई है सर। किसान हमारा अन्नदाता सर, और अन्नदाता से बढ़कर के कहें तो वो राष्ट्र निर्माता ही है। सबसे अधिक अगर लोग काम करते हैं तो कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं सर। उसमें भी 4.5 लगभग 5 गुना उसमें फंड का एलोकेशन बढ़ाया गया। किसान सम्मान निधि सर, एक बार आपने लोन वेवर किया और उसको बार बार कई साल उसको बोलने का काम किया कि हमने लोन वेवर किया। यह तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने खजाने से, सरकार के खजाने से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4,09,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में दे दिया है। इसलिए किसान उनको अपने मसीहा के रूप में देखता है। आपके यहाँ भी किसानों को मिल रहा होगा, और इसीलिए तो आप इसको, असली बात यह है कि हम क्यों चुनाव जीतते हैं ना, यही सब कारण है। जब किसान को, गरीब को सीधे उनके अकाउंट में पैसा मिलता है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और एक तरफा हमको समर्थन देने का काम करता है। और इसका नतीजा सर, कई कृषि योजना, कई प्रकार के जो हम कृषि को प्रोत्साहन करने की योजनाएं ले आए, उसका नतीजा देखिए सर। आज अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन 357 मिलियन टन आज अन्न का उत्पादन है। और आप भी समझिए, आपके समय 251.6 लाख मिलियन टन था। चावल का उत्पादन सर, चावल का उत्पादन 150 मिलियन टन है और विश्व में नंबर 1 है। दूध का उत्पादन नंबर 1 है। मछली के उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई है। पशुधन में 195% की वृद्धि हुई है। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में 362 मिलियन टन का उत्पादन हुआ सर। सभापति महोदय, इसी सदन में कांग्रेस की सरकारें केवल खाद्य सुरक्षा की बात करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश वैश्विक कृषि नेतृत्वकर्ता बन रहा है।
जहां किसान की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और एक साथ चल रही है सर। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा सर, ये मनरेगा के बारे में इन्होंने बहुत शोर मचाने का काम किया। मनरेगा सर, मनरेगा के बारे में कि सरकार उसका बजट खत्म कर रही है, मनरेगा को खत्म कर दिया, पैसा उसको नहीं दिया गया, नीचे इतना भ्रम फैलाने की असफल कोशिश की, क्योंकि जमीन में तो कोई जना लोग इनकी बात को न सुन रहे थे न एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन सर जी राम जी का के बारे में जब इसमें हमने देखा बजट में सर, और आप सबने भी देखा हो, तो आपने तो मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए 2013-14 में देते थे, केवल 33,000 करोड़ रुपए। हमारे इस बजट में अगर देखें तो पिछले साल 88,000 करोड़ रुपए था, इस बार 42% बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपए जी राम जी के लिए निर्धारित किया। क्योंकि जब मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो हमारे कृषक श्रमिक है 100 दिन के जगह 125 दिन उनको हम काम करने का अधिकार दे रहे हैं, और ऊपर से जो उनको काम नहीं देगा पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रहे हैं, तो बजट भी उसी प्रकार से बढ़ा है। अब आपकी कांग्रेस के और विपक्ष के लोग सुन ले, आपकी बोलती नीचे बंद हो गई है, क्योंकि ये बजट में इतना बड़ा एलोकेशन है। अब जाके आप समझाओगे तो कृषि श्रमिक दौड़ा लेगा आपको। इसलिए मेरा सलाह है कि आप नीचे जाकर के मनरेगा की बात मत करना। ये जमीनी आपको हकीकत, जमीनी हमको ग्राउंड रियलिटी समझा रहे सर। जल जीवन मिशन में ठीक है, पिछले बार थोड़ा कम खर्च हुआ क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं आया होगा, लेकिन इस बजट में 67,670 करोड़। भाई आप ये बताइए, आप किस नैतिकता के आधार पर प्रश्न कर रहे हैं? देश की आजादी के बाद नल से जल केवल 3 करोड़ घरों में कांग्रेस पहुंचा पाई थी, केवल 3 करोड़ घरों में। मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया। आप किस नैतिकता से प्रश्न कर रहे हैं भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने गिरवान में झांकिए जरा, है हाँ, ये समझ ही नहीं रहे। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं सर। एमएसएमई के बारे में जरूर बात करूंगा सर। मैं एमएसएमई के सेक्टर के लोगों से बात हो रही है, इतने प्रसन्न है सर, इतने खुश है वो कि जो इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग जो सिस्टम है उसको, उसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि उनको पेमेंट तुरंत मिल जाएगा, उनकी जो क्रेडिट अपना वर्किंग कैपिटल हो और मजबूत होगा। तो वो लोग काफ़ी इसको जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम को जो अनाउंसमेंट किया है जेम से लिंक करते हुए, यह बहुत बड़ी घोषणा है और बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 7 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जो देश में सबसे अधिक दूसरे नंबर एम्प्लॉयमेंट को देता है तो एमएसएमई है सर। ऐसे इनकम टैक्स में भी सर, इनकम टैक्स में बहुत सारे लोगों को, आम जनमानस को लाभ हो। पिछली बार जब 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स छूट दिया गया तो उसको बहुत प्रशंसा हुई है, उसका लाभ इस साल में भी मिल रहा है। ऐसे कई इसमें और भी घोषणाएं की गई है कि जो हमारा जो पहले, जैसे उदाहरण के रूप में अगर किसी का असेसमेंट होता है उसमें टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाती है, तो पेनाल्टी पे ब्याज लगने वाला अमाउंट जो है फर्स्ट अपील का जब तक का उसका निर्णय नहीं आएगा उस पर किसी प्रकार का वह ब्याज नहीं लगेगा सर। ऐसे टीसीएस ऑन एजुकेशन सर 5% के जगह 2% किया, लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते सर, इस बजट के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लक्ष्य को सुनिश्चित किया गया सर। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विश्वास को साकार करता है, विकसित भारत कोई सपना नहीं बल्कि सुनियोजित संकल्प है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भी है, समावेशी भी है, विश्व के लिए विश्वास का केंद्र भी है। इस बजट के माध्यम से सर मैं यही कह सकता हूं कि पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, और आगे भारत कहां पहुंचने वाला विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सर, जब 10 सेमीकंडक्टर यूनिट लग चुकी हैं और उसके साथ साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसकी घोषणा हुई है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हो रही है, और यह
सर एक तरीके से कहिए कि जो हम कभी सोचते नहीं थे कि ये भारत को भी करना चाहिए, भारत को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए था, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सब क्षेत्रों में, चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर हो, और चाहे इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र हो, उसमें बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी देशवासी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी का भी ढेर सारा अभिनंदन करता हूं इतने अच्छे बजट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी।